आज का दिन इंतहाई तहलका खेज था। इसी बारे में हम बात करेंगे न्यूज़ आवर। आज का दिन तहलका खेज रहा। साबिक सदर और वजीर आजम की मुलाकात ने हलचल मचाई और तालिबान ने जंगबंदी खत्म करके सन्नाटा तारी कर दिया। आने वाले दिन मजीद तहलका खेज होंगे। पीपल्स पार्टी जमा मुस्लिम लीग नून बराबर है आधे से ज्यादा पाकिस्तान। नवाज जरदारी मुलाकात ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है, कानून पर अमल होगा, जिसने जो करना है कर ले। 3 नवंबर को आइन की खिलाफ वर्जी में परवेज मुशर्रफ का साथ दिया तो सबने, लेकिन कागजों में वो तन्हा ही मर्जी के मालिक थे। इसी तरह तो होता है इस तरह के कामों में। कायदे आजम कराची में पैदा हुए या ठट्ठा में, हम 138 साल बाद भी तय न कर सके कायदे आजम के अफकार पर अमल जरूरी है या जाए पैदाइश पर बहस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर। आज मुल्क में 2 इंतहाई अहम वाकयात रूनुमा हुए। साबिक सदर ममलकत जनाब आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुलाकात हुकूमत और फौज के दरमियान मौजूद तनाव के पस मंजर में इंतहाई अहम थी। इस मुलाकात के बाद कहीं पोशीदा सफ़े मातम और गिरिया जारी थी तो कहीं सफ़े दुश्मना की शिराजा बंदी हो रही थी। मुलाकात में तालिबान के साथ मुज़ाकरात और उनसे जंग की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल भी ज़ेरे बहस थे। इससे पहले कि वज़ीर आज़म तालिबान से मुज़ाकरात के सिलसिले में किसी किस्म की पेशरफ्त करते, उधर तालिबान ने जंगबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद की तरफ से बयान जारी किया गया है कि 40 रोज़ा जंगबंदी के दौरान हमारे 50 से ज्यादा ज़ेरे हिरासत जंगजू मारे गए। शाहिदुल्लाह शाहिद के मुताबिक कल-ए-दम तहरीक तालिबान की शूरा ने मुतफ़िक़ा तौर पर जंगबंदी में तौसी न करने का फैसला करते हुए इस बात का भी ऐलान किया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल को जारी रखा जाएगा। बयान में कहा गया है कि तंजीम पूरी संजीदगी के साथ मुज़ाकराती अमल को जारी रखेगी और हुकूमत की तरफ से वाज़ेह पेशरफ्त सामने आने की सूरत में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस संजीदा कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगी। बयान में दावा किया गया कि पीस जोन, गैर अस्करी कैदियों की रिहाई और तालिबान मुखालिफ कार्रवाइयां रोकने के मुतालबात ताल्लुकात में फरोग और एतमाद की बहाली के लिए माकूल और ठोस तजावीज़ थी, जिन पर हुकूमत की तरफ से किसी किस्म के गौर की जहमत नहीं की गई। खबरों के मुताबिक शाहिदुल्लाह शाहिद का कहना है पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक इदारे ही दरअसल मुज़ाकरात की कामयाबी की राह में हायल हैं। उधर मुज़ाकरात मुखालिफ तालिबान धड़े के कमांडर खालिद खुरासानी ने कहा है कि मुज़ाकरात दरअसल तालिबान के दरमियान फूट डालने की कोशिश है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि जंगबंदी में तौसी न करके तालिबान ने दरअसल हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की है और ये कोशिश कारगर भी साबित हो गई है, क्योंकि तालिबान की तरफ से जंगबंदी में तौसी न करने का बयान जारी होने के फौरन बाद ही वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। कल होने वाले इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ फजाइया और बहरिया के सरबराहान समेत वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर दाखिला भी शरीक होंगे। सवाल सादा सा है कि क्या हम एक बार फिर दबाव में आकर मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं? हालांकि कल तक दबाव में हम नहीं, तालिबान दिखाई दे रहे थे। सवाल यह भी है कि क्या तालिबान की जंगबंदी को और उनकी शराइत को वाकई पाकिस्तान में किसी अहम हल्के ने संजीदगी से नहीं लिया? क्या तालिबान के मामले में सिविल मुंतखब हुकूमत और फौज की सोच में वाकई कोई फर्क है, जिसका इल्जाम तालिबान आयद कर रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मुल्क के मारूफ दानिश्वर और तज्जिया निगार जनाब प्रोफेसर रसूल बख्श रईस। रसूल बख्श रईस साहब, आज जो मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान और वज़ीर आज़म के दरमियान, इसके बाद दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि कौम और सियासी ताकतें और फ़ौज एक साथ आपको नज़र आएंगे और आना चाहिए। जहाँ तक कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है, हिमायत हुकूमत को तमाम सियासी जमातों से और पार्लिमान से है। उसके बारे में करारदादें मौजूद हैं, फ़ैसले मौजूद हैं और हुकूमत को यकजुई के साथ मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। और जिस तरह से हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुज़ाकरात आइन और कानून की हदूद के अंदर होंगे और ना हम आइन को या कानून को बाला ताक रख कर मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो ये मुज़ाकराती अमल में एक ताकत मेरा ख्याल है कि हुकूमत के मौक़िफ़ में पैदा होगी और इसके दूरअसर नताइज होंगे कि ऐसे वक्त में कि जब तालिबान जंगबंदी को ख़त्म कर रहे हैं और जबकि उनकी सफ़ों में भी इंतशार नज़र आता है कि हालिया लड़ाई से ज़्यादा जंगजू एक दूसरे की जंग में मारे गए हैं, तो इस सूरत हाल में 2 बड़ी सियासी जमातों के कायदीन का इकट्ठा होना मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के हाथ मजबूत करेगा।
ये बताइए कि पहले तो इख्तलाफात हमें नजर आ रहे थे, बिलावल भुट्टो हों या पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा, वो कहते थे ये सब मुज़ाकरात जो है ढोंग है, ये नहीं होने चाहिए, और हुकूमत की सोच जो थी मुज़ाकरात की तरफ थी। आपको लगता है कि अब इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है, आज खुर्शीद शाह ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ऑपरेशन होगा, अब यकसुई आपको नजर आ रही है? मेरे ख्याल में यकसुई थी। जो सियासी बयान होते हैं वो सियासी बयान होते हैं एक सियासी नतायज पैदा करने के लिए, उसको ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। जिस बात को संजीदगी से हमें लेना चाहिए वो करारदाद है जिसका हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकराती अमल होना चाहिए, और जब वो हुकूमत में थे तो वो भी कोशिश कर रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। इस बारे में मैं नहीं समझता इख्तलाफात हैं, और खुशीसा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो कम अज़ कम हुकूमत के अंदर और हुकूमत के बाहर पाकिस्तान के वो हल्के जो चाहते हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात मानी खेज़ हो ही नहीं सकते, क्योंकि नज़रियाती तौर पर वो इतना दूर चले गए हैं पाकिस्तान के आइन से और कानून से और पाकिस्तान की सियासत से, तो उनके हाथ मजबूत होंगे जो नहीं होने चाहिए कि मुज़ाकरात को कामयाब होना चाहिए। लेकिन वो एक ऑप्शन हमेशा रियासत के साथ मौजूद होती है और पाकिस्तान के पास भी वो ऑप्शन मौजूद है। दो बड़ी पार्टियों के सरबराह आज इकट्ठे थे। आपको लगता है कि अगर ऑपरेशन करना है, जिस तरह तालिबान ने जंगबंदी खत्म करने का आज ऐलान कर दिया है, अगर ऑपरेशन होता है तो इस मुलाकात के बाद अब किसी और नई एपीसी की जरूरत नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी नई एपीसी की ज़रूरत है। वो करारदाद मौजूद है और उसमें मेरा ख्याल है कि ये बात बार बार दोहराई गई है, और सब लोग पाकिस्तान के अंदर इस बात पर बिल्कुल यकसा नज़र आते हैं कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान का आइन और कानून और पाकिस्तान की सालमियत इकट्ठे नहीं चल सकते। लेकिन ये दहशतगर्दी सिर्फ एक गिरोह की तरफ से नहीं है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कराची के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के दीगर शहरों में क्या हो रहा है। तो हमने मिल के रियासत को बचाना है, आवाम की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और रियासत की जो अमलदारी है या रिट है उसको हमने आगे बढ़ाना है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, तमाम इदारों की ज़िम्मेदारी है, मीडिया की, हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है। तो उसको तो हमें करना होगा, वरना हमारा जो वजूद है वो ख़तरे में पड़ सकता है, और रियासतें मेरा ख्याल है कि वो कदम उठाती हैं जो नागुज़ीर हो जाते हैं। और मैं ये समझता कि अब वो वक्त आ गया है कि ऐसे इक़दाम का उठाना नागुज़ीर है, लेकिन सियासी जमातें उनमें इत्तेफाक नज़र आता है कि पाकिस्तान को बचाने या सरमायाकारी को बचाने या तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में एक फ़ज़ा पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि दहशतगर्दी किसी भी जानिब से हो उसको बंद किया जाए। इस मुलाकात के बाद अब कल ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी है। इस मुलाकात से उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? वज़ीर आज़म ज़्यादा पुरएतमाद होंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसले हो सकेंगे? कल जो अहम इजलास है उसमें क्या होगा? मेरे ख्याल में उनके दरमियान में तो कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन एक जो पैगाम जाना था पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर और मुख्तलिफ हल्कों में जो चेम गोयाँ हो रही थी वो बंद हो जानी चाहिए। एक तो यह है कि तमाम सियासी जमातें, ये बड़ी सियासी जमातें हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, कि उनमें इत्तेफाक नज़र आता है कि जमहूरियत की गाड़ी को हमने इकट्ठा मिल के उसको धक्का देना है, आगे चलाना है तमाम मुश्किलात के बावजूद। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कौमी सलामती काउंसिल का ताल्लुक़ है, उसका इजलास इस तनाजुर में हो रहा है कि इस मुलाकात के तनाजुर में नहीं हो रहा, इस तनाजुर में हो रहा है कि अगला हमारा कदम तालिबान के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले में क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारी नज़रें कल इस मीटिंग पे होनी चाहिए कि वहाँ फैसले क्या होने हैं और फिर हुकूमत अगला कदम कौन सा उठाती है। आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब, सियासत को आप बड़े अच्छे अंदाज से समझते हैं, तारीख भी पाकिस्तान की आपके सामने है। ये जो मुलाकात थी, जिस पस मंज़र में ये हुई, जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस चल रहे थे, कितनी अहम इसको आप देखते हैं तारीखी एतबार से? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो एक तकसीम नज़र आती है फ़ौज में और हुकूमत में, बादियों नज़र में तो ऐसा लगता है कि नहीं है, लेकिन ये कुछ हल्कों में ख्याल है कि है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन नहीं है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और अगर किसी हल्के की तरफ से ये हौसला अफजाई होती है हुकूमत की कि नहीं जी आप डट जाएँ, और उस किस्म के बयानात जो कुछ वज़रा देते रहे हैं वो अगर देते हैं, तो इससे मेरे ख़्याल में माहौल ख़राब होगा। अब मैं समझता हूँ कि पिछले 8-9-10 दिन में वो सिचुएशन डिफ्यूज़ हो चुकी है। तो इस मुलाकात का मकसद ये है कि हम आहंगी नज़र आए। हुकूमत फ़ौज का हिस्सा होती है, फ़ौज हुकूमत का हिस्सा होती है, और हिज़्ब इख्तिलाफ हमेशा
हुकूमत की इस लिहाज से वफादार होती है कि निज़ाम के ऊपर इत्तेफाक होता है, पॉलिसियों के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसियाँ जैसे दहशतगर्दी है या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है या दाखिली जो अमन है और इस्तेहकाम है, उस सिलसिले में हुकूमत, फ़ौज, हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी सियासी जमात सबको मिल के आगे चलना चाहिए, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और इसमें इस्तेहकाम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, सीनियर तज्ज़िया, आपने हमें वक्त दिया। बड़ी अहम थी ये मुलाकात, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या मजमूई सूरत हाल मुल्क की हो, इसलिए ये मुलाकात बड़ी अहम थी। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी जमा मुस्लिम लीग नून बराबर है आधे से ज्यादा पाकिस्तान। नवाज जरदारी मुलाकात ने वाज़े पैगाम दे दिया है, कानून पर अमल होगा, जिसने जो करना है कर ले। आज एक तरफ एक इंतहाई अहम और तारीखी मुलाकात थी आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान, और दूसरी तरफ जहां यहाँ इस मुलाकात में बात हो रही थी तालिबान से मुज़ाकरात के बारे में, वहीं तालिबान की जानिब से यह ऐलान सामने आ गया है कि अब जंगबंदी में तोसी नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या फिर से हमले शुरू हो जाएंगे, इसी बारे में हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद से, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। तलत मसूद साहब, अब ये जो ऐलान हुआ है इसके बाद अब होगा क्या? जी, मेरे ख्याल में उन्होंने दबाव रखना चाहा है और ये कोशिश है उनकी कि उनके जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए और उनके जो दूसरे मुतालबात हैं कि वो पीस जोन एक क़ायम की जाए, वो जो है हुकूमत जो है उसको मान ले। तो मेरे ख्याल में ये एक दबाव की टैक्टिक्स हैं। और फिर इसके अलावा मेरे ख्याल में उनके अंदरूनी लिहाज से भी काफ़ी इख्तलाफात थे और आपने देखा कि दो गिरोह मसूद ग्रुप के वो आपस में लड़ भी रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थीं जिससे ये लगता था कि ये वो एक्सटेंड नहीं करेंगे जंगबंदी और वो कहेंगे कि हम अब ख़त्म करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वो कल से दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो जाएं, इसलिए कि ये भी बहुत मुमकिन है कि जैसे वो कह रहे हैं कि हम बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लिहाज से वो हुकूमत के ऊपर उल्टा दबाव रखना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ खालिद खुरासानी जो कि मोहम्मद एजेंसी के कमांडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिसको वो शरीयत कहते हैं वो मुज़ाकरात से नाफिज नहीं हो सकती, और मुज़ाकरात की आड़ में उनमें इख्तलाफात पैदा किए जा रहे थे, रियासती इदारे उसमें मुलव्वस थे। ऐसी बात है कुछ जो खालिद खान सईद सजना और शेर महसूद की लड़ाई थी उसमें कोई हुकूमत का भी हाथ था? मैं नहीं समझता कि हुकूमत का हाथ था, वो खुद ही वो आपस में लड़ रहे थे, इसलिए कि वो एक लिहाज से उनकी ख़ुद की क़यादत जो है कि किसका ज़ोर होना चाहिए, एक पावर स्ट्रगल थी मेरे ख़्याल में, और वो उसका एक हम मज़ाहरा देख रहे थे, ये आपस में जो लड़ रहे थे। और ये जो लड़ाइयाँ हैं इनकी ये जारी रहेंगी और आप देखते रहेंगे कि जब तक कि कोई वाकई में ऐसा लीडर ना पैदा हो जो कि सब पर हावी हो, उस वक्त तक इन आप ग्रुप्स में लड़ाई रहेगी। और आप ऐसे भी देख रहे हैं कि जो इस वक्त इनकी मुल्ला फजलुल्लाह हैं वो तो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, और वो महसूद तो उनको शायद इस तरीक़े से मानते भी नहीं हैं कि वो वाकई में उनके लीडर हैं। तो इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक तरीक़े से मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में बटी हुई है, लेकिन कोशिश उनकी यही होती है कि जब हुकूमत से बात करें तो एक ऐसा इम्प्रेशन दिया जाए कि वो एक कोहेसिव ग्रुप है। लेकिन हुकूमत जो है इस चीज़ को समझती है और उसकी ये कोशिश थी कि इन बातचीत से मामलात को ठंडा किया जाए। लेकिन देखिए, हम हुकूमत कोई चीज़ ऐसी कंसीड नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कैदियों को रिहा तो करेगी, लेकिन वो भी इस शर्त पर कि वो भी एक अपनी तरफ से हमारे जो लोग हैं ख़ास तौर से जिनका जिक्र बार बार होता है उनको रिहा किया जाए, ताकि ये पता लगे कि वो भी संजीदा हैं पीस प्रोसेस में। वरना तो ऐसा लगता है कि मामला सिर्फ एक तरफा है और वो एक हुकूमत को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है उन्होंने, और हर दफ़ा धमकी देकर अपने जो रियायत मांगते चले जा रहे हैं। जी, कल एक बड़ा अहम वाक़या हुआ, मीडिया में ज़्यादा नहीं आया। एक धमाका हुआ जिसमें कुछ सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए थे वज़ीरिस्तान में। उसके बाद गनशिप हेलीकॉप्टरों ने दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया। तो क्या अगर जंगबंदी ना हुई तो फिर मुज़ाकरात आगे चल सकेंगे?
देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये इस किस्म के वाक़यात तो होते रहेंगे, इसलिए कि जैसे हमें पता है कि पहले तो कितने ग्रुप्स हैं, उसके बाद आईईडीज़ इन्होंने कहाँ कहाँ दुनिया में फैलाई हुई हैं पूरे इलाक़ों में। कभी भी इस किस्म के हादसे हो सकते हैं। फिर कौन से ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर इनका कंट्रोल है, कौन से ऐसे हैं जिन पर नहीं है। और फिर आपको पता है ये बाज़ दफ़ा दूसरे ग्रुप्स को कह भी देते हैं होंगे कि आप करते रहें दहशतगर्दी के वाक़यात, हम इसको ओन नहीं करेंगे, जैसे कि माजी में भी होते रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि कौन होगा। और एक अजीब सी बात है कि आपको याद होगा कि अभी इन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो हराम हैं और ये मुसलमानों को नहीं करना चाहिए वग़ैरह वग़ैरह। तो अगर कल हराम थे तो आज कैसे हलाल हो सकते हैं? ये भी एक अजीब सी बात है। तो इससे भी ज़ाहिर होता है कि इनमें ख़ुद ना तो नज़रियाती लिहाज से और ना एक पॉलिसी के लिहाज से कोई ख़ास कंसिस्टेंसी है। ये मुसलसल तब्दील करते रहते हैं, जैसे हवा देखते हैं कि किस रुख में जा रही है। जंग बंदी ख़त्म करने के ऐलान के साथ शाहिदुल्लाह शाहिद ने कहा है कि अगर हुकूमत ने कुछ संजीदा कदम उठाया तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। वो क्या कदम हो सकता है? जो उनके मुतालबात हैं, लगता तो नहीं उसमें से कोई भी माना जा सकता है, तो वो क्या कदम होगा कि फिर मुज़ाकरात आगे बढ़े? जी, यही तो देखिए ना, पहले तो ये होना चाहिए था कि कैदियों की रिहाई भी जो होती है तो वो आखिर में होनी चाहिए जब हुकूमत को ये इल्म हो कि मामलात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने भी कोई रियायत की है जिसकी बिना पर ये जो है इनको कैदियों को रिहा किया जा रहा है ताकि माहौल को बेहतर किया जाए और बातचीत में पेशरफ्त हो। लेकिन उल्टा हिसाब हुआ है, इन हुकूमत ने एक तरीक़े से फ़िराक़-दिली का मुज़ाहरा किया है और ये इन लोगों को रिहा किया है। और ये भी शायद उम्मीद थी कि कुछ और आज या कल रिहा होते, लेकिन इन्होंने चूँकि अब ये कह दिया है कि जंग बंदी ख़त्म हो गई है तो शायद कुछ अरसे के लिए वो रोक दिया जाए। लेकिन ये भी तमाम सब टैक्टिक्स हैं। हमें तो देखना ये है कि हम आखिर में हासिल क्या करना चाह रहे हैं, हुकूमत भी क्या हासिल करना चाह रही है और हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। मेरा तो ये ख्याल है कि उनका सारा इस वक्त मकसद ये है कि अपने लोगों को रिहा कराया जाए और अगर मुमकिन हो सके हुकूमत पर ज़ोर डालकर एक ऐसा इलाक़ा हो जाए उनके लिए ताकि उनकी जो फैलाव है वो बढ़ता चला जाए और उनका वहाँ असर और रसूख भी बढ़ता चला जाए। तो क्या ये हुकूमत अपनी जो रिट है या हुक्मरानी है वो उनको सरेंडर कर देगी? मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसे हुकूमत को इस किस्म की कोई रियायत देनी चाहिए। इस तरीके से तो फिर आप देखेंगे कि गैर सरकारी इदारे जो हैं, गैर रियासती इदारे, ये मुसलसल बढ़ते ही मुल्क में चले जाएंगे और वो क्या रियासत होगी और उसको क्या कंट्रोल होगा अपनी फॉरेन पॉलिसी पर और खारजा के अलावा दिफाई पॉलिसी पर, अगर उसको अपने इलाके पर ही कंट्रोल ना हो। अगर जिस तरह आप बात करें, अगर उनके मुतालबात मानना मुमकिन ही नहीं है, फिर मुज़ाकरात भी आगे नहीं बढ़ सकते, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे तो हालात वही होंगे, हमले शुरू हो जाएंगे, तो फिर तो भरपूर लगता है फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी दहशतगर्दों के खिलाफ। तो उसमें कितना वक्त लग सकता है या क्या वो पॉइंट होगा जहां से फिर भरपूर दोनों जानिब से फिर एक जंग का माहौल हो जाएगा? देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि हम लोग जो हैं ये समझते हैं कि या तो भरपूर तरीके से जंग होगी या सिर्फ बातचीत का सिलसिला होगा। असल में जो चीज़ और भी होनी चाहिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है वो ये कि इस हुकूमत को आवाम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को कोई वजह नहीं है कि वो एक दिफाई पोजीशन में या माजरत खा हो। किस चीज़ के लिए वो माजरत खा है? देखिए ना, हम कोई चीज़ ऐसी हुकूमत नहीं कर रही है जिसकी वजह से उसको माजरत खा होने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की मुसलसल मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने उस इलाके को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। वहाँ तालीम नहीं है, वहाँ सेहत के मौक़े लोगों के लिए, सेहत के लिए अस्पताल नहीं है, अपने रोज़गार के मौक़े नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं जिसकी कमज़ोरी हुकूमत ने दिखाई है मुसलसल। लेकिन वो चीज़ों में तो ये लोग बड़ा अहम सवाल, कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, वहाँ आप क्या समझते हैं क्या फैसला होने जा रहा है? जी, मैं तो समझता हूँ कि सलामती कमेटी में यही बातें होंगी और इनके ऊपर गौर किया जाएगा कि किस तरीके से अब मामलात को आगे बढ़ाया जाए और क्या पॉलिसी अख्तियार किया जाए, किस हद तक क़ुव्वत इस्तेमाल की जाए, किस हद तक
जो है नैरेटिव को बेहतर बनाया जाए। पाकिस्तान की हुकूमत का तो कोई नैरेटिव ही नहीं है सिवाय इसके कि हम बातचीत करेंगे। देखिए बातचीत का क्या एंड क्या है, उसका मकसद क्या है, अगर आप बातचीत से क्या हासिल करना चाह रहे हैं और आप क्यों नहीं अवाम को साथ लेकर चल रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के बल्कि ख़ास तौर से फाटा के अवाम को आपको भरपूर तरीके से उनको साथ लेकर चलना है ताकि इन लोगों के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो दूसरे पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म कर रहे हैं तो उनके लिए कोई जगह ना हो। लेकिन आपको ये ज़रूरी नहीं है कि मिलिट्री ऑपरेशंस ही करें, लेकिन आप उनकी जहनीत तब्दील करें और जहनीत उसी सूरत में तब्दील हो सकती है जब हुकूमत को ख़ुद अपने बारे में एतमाद हो और वो उसको बिल्कुल क्लैरिटी हो कि वो चाहती क्या है कि इन उस इलाक़ों में और लोगों के साथ किस किस्म का सलूक और क्या उसकी सोच है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तलत मसूद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। उनका कहना कि जंग बंदी के खात्मे का मतलब ये नहीं कि फ़ौरन हमले शुरू हो जाएंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। 3 नवंबर को आइन की खिलाफ वर्जी में परवेज मुशर्रफ का साथ दिया तो सबने, लेकिन कागजों में वो तन्हा ही मर्जी के मालिक थे। इसी तरह तो होता है इस तरह के कामों में। 3 नवंबर को आइन की खिलाफ वर्जी में साबिक फौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का साथ सबने दिया। पूरा निजाम उनके गिर्द बांदी की तरह हाथ बांधे खड़ा था। लब्बैक लब्बैक की सदाएं थीं। उनके इशारे अबरू पर निजाम जेरो जबर किया गया। रियासत के सारे कलपुर्जे बढ़ बढ़कर वफादारी के सबूत पेश कर रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि कागजों में 3 नवंबर के सारे कारनामे तन्हा परवेज मुशर्रफ के खाते में ही लिखे हैं। आज खुसूसी अदालत में यही गुफ्तगू ज़ेरे सवाल थी। चीफ प्रोसिक्यूटर अकरम शेख का कहना था कि 3 नवंबर 2007 से 14 दिसंबर 2007 के तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस या वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में ऐसा कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है जिससे मालूम होता हो कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज ने साबिक फौजी सदर को मुल्क में इमरजेंसी लगाने का मशवरा दिया हो। मौक़िफ़ यह था कि इस मुकदमे में अब तक जितनी भी तफ्तीश हुई है उसके मुताबिक साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी लगाने का इकदाम ज़ाती हैसियत में किया था। अगर कोई मामलीन थे तो उनका नाम परवेज मुशर्रफ खुद ही बता सकते हैं। अदालत में गद्दारी के मुकदमे की तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई, मगर इसे मुल्जिम के वकील को नहीं दिया गया। अकरम शेख का मौक़िफ़ था कि तहकीकाती रिपोर्ट की नकल मुल्जिम के वकील को शहादतों की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ही फराहम की जाएगी। मतमे नजर शायद यह है कि गवाहों पर असरअंदाज होने से रोका जा सके। परवेज मुशर्रफ के वकील मुस्सिर हैं कि अदालत परवेज मुशर्रफ की मुआवनत करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा चलाए, मगर हकीकत यह है कि फर्द वाहिद की हुक्मरानी में सारा मलबा हुक्मरान पर ही गिरता है, क्योंकि इसके मुंह से निकले अल्फाज ही हुक्म का रखते हैं। कोई बाकायदा हुक्मनामा जारी नहीं होता, बल्कि मामलात रियासत जुबानी ही चलाए जाते हैं। ऐसा ही 3 नवंबर को भी हुआ। हकीकत यह है कि आइन की खिलाफ वर्जी में परवेज मुशर्रफ का साथ तो सबने दिया, लेकिन कागजों में वो तन्हा ही मर्जी के मालिक थे। उनके साबिक साथी तहकीकाती कमेटी के रूबरू कह चुके हैं कि उन्होंने इमरजेंसी में परवेज मुशर्रफ का साथ दिया, न मशवरा। अब कानून की अगली चाल क्या हो सकती है, इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं परवेज मुशर्रफ के वकील डॉक्टर खालिद रांझा, जो साबिक वजीर कानून भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब ये किस तरह साबित किया जाएगा कि परवेज मुशर्रफ साहब अकेले नहीं थे, क्योंकि कोई सबूत, कागजी सबूत तो नजर नहीं आ रहे। ये है कि जो डॉक्यूमेंट है 3 नवंबर वाला जिससे इमरजेंसी लगाई गई, वही एक कागज़ है जो कि इस्तिगासे के हाथ में है, जिसकी बिना पर मुशर्रफ की प्रोसिक्यूशन हो रही है। वो एक ऑथेंटिक कागज़ है, हुकूमत का नोटिफाइड डॉक्यूमेंट है, आइन का हिस्सा तस्वर किया जाता है और उसमें तमाम उन लोगों के नाम दर्ज हैं। वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी है, गवर्नर का नाम भी है, वज़ीर आला के नाम भी हैं, कोर कमांडर्स के नाम भी हैं, तमाम के नाम दर्ज हैं ओहदे के लिहाज से। और ये बात 2007 की है, आज तक किसी ने इनकार तो नहीं किया। तो अकरम शेख साहब तो कहते हैं कि ये कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और आपने अगर ये सबूत नहीं है, अगर ये सबूत नहीं है तो इस कागज को फाड़ दे, फिर करे प्रोसिक्यूटर उसको। ये जो डॉक्यूमेंट है जिसे कहते हैं कि इमरजेंसी नाफज की गई, उसके बीच में लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट क्या होता है। ये इस्तिगासे का कागज है, उन्हीं की शहादत है, उसमें लिखा हुआ है कि ये नाम भी साथ है। और ये कहना कि हाँ अब हम नहीं मानते, पहले हम इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं,
ये बात गलत है। और पहली बात तो ये मुकदमा किसी की बहस चोरी का तो है नहीं है, ये मुकदमा आर्टिकल 6 का है, आइन का है, आइन इस पे मदई है और आर्टिकल 6 को पूरा पढ़ना चाहिए और जो जो इसकी लिमिट में आता है उस पर मुकदमा चलना चाहिए। या ना चलाओ या ना चलाओ, लेकिन अगर आपने चलाना है तो फिर आइन की जो ये शिक है इसका मुकम्मल तौर पे एहतराम करना चाहिए। और उसके 3 हिस्से हैं, प्रिंसिपल ऑफेंडर्स ले आओ मुशर्रफ के बीच में, एडर्स वो उनका जिक्र उस कागज़ में है, अबेटर्स वो भी साथ है, और ये तमाम लोग वो हैं जिनका जिक्र उस इमरजेंसी के कागज़ के बीच में है। और आपको क्या मिसाल चाहिए और आपको क्या क्या मौत चाहिए? सही। कादिर रंजा साहब, अब सारी बहस इस पे हो रही है कि जो शामिल थे उन सब के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाए। क्या इसका मतलब ये है कि ये मान लिया गया है कि 3 नवंबर का इकदाम गैर आईनी था, इसको डिफेंड नहीं किया जा रहा आपकी जानिब से? मैं गुजारिश ये कि मैं कहना, अगर परवेज़ मुशर्रफ आपकी निगाह में मुल्ज़िम है तो उसको 100 दफ़ा सजा दो, लेकिन जिनको आप छोड़ रहे हो वो क्या हमारे मामे के पुत्र लगते हैं? वो आइन में मुल्ज़िम हैं और जब आप उनको छोड़ोगे तो इस्तिगासे की बददियानती दीवार पे लिखी जाएगी और जो कार्रवाई बददियानती से की जाए उस कार्रवाई का कोई मान नहीं होती, उसका कोई हासिल नहीं होता, उसका कोई तकद्दुस नहीं होता। देखे ना भुट्टो साहब को सजा हुई ना जी, ये ऐसा फैसला है जिसमें दुनिया जहान के हर कानून का जिक्र है। मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने कभी इस फैसले को कभी साइट किया हो, इसलिए कि इसको मानता कोई नहीं है, ये बददियानती पे मबनी था। तो मैं तो बड़े अदब में कहता हूं ये प्ली ले जा रही है जी, ये इसलिए कहा जा रहा है वकीला की जानिब से कि किसी परवेज़ मुशर्रफ के साथ अगर दूसरे लोगों की बात की जाए तो कई अब भी अफसरान हैं, आला ओहदों पर फाइज हैं, साबिक भी हैं, तो किसी के खिलाफ भी नहीं चल सकेगा। सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब को बचाने के लिए कहा जा रहा है। चलाए ना, क्यों नहीं चलाते आप? मुशर्रफ से बड़े तो नहीं है ना वो। मुशर्रफ आपका कमांडर इन चीफ था, सिपा सलार था, आपका सदर भी था, उसने गलती की है, उस पर मुकदमा चलाएं, लेकिन बाकी लोगों से बड़े थोड़ी थे, उससे बहुत छोटे थे। वो क्या हमारी क्या अजीजदारी है उनसे कि हम उन पर नहीं चला रहे? अगर तो आपने दफा 6 का इतलाक करना तो उसका पूरा कीजिए या ना कीजिए, बददियानती से ना कीजिए। कब तक इस पर फैसला आ सकता है? अब तो रोजाना की बुनियाद पर बस इसी पर बहस हो रही है, क्या होगा इसके बारे में? मैं समझता हूं जब तक आप उनको शामिल नहीं करेंगे, नाम उनके आपके पास हैं, आपने उनके नाम उस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं जिसकी बिना पे आप मुकदमा चला रहे परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर, अगर आप उनका नाम छोड़ देंगे बीच में, भला कल बरी कर दे, मैं नहीं कह बरी कर दे उनको, लेकिन मुकदमा तो चलाएं। लेट द लॉ हैव इट्स कोर्स। आइन के मुताबिक पता चले लोगों को कि आइन पे अमलदारी हो रही है। तो ये कब तक है? इसमें कोई जरूरी है कि ये परसों ख़त्म हो जाए, 10 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये है केस ऑफ द सेंचुरी। पिछले 100 साल में शायद ऐसा मुकदमा नहीं हुआ, आइंदा भी शायद ना हो। इसलिए मैं समझता हूँ ये मुल्क की सोच की बात है, मुल्क की आइन की बात है, ये किसी के ज़ाती अना की बात नहीं। और अगर आप मुकदमा चलाएंगे अपनी ज़ाती इंतकाम के लिए, बज़ाते खुद मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद रांझा साहब। वकील परवेज़ मुशर्रफ ने मुकदमा चलाना है तो सब पर चलाया जाए, देखते हैं अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है। न्यूज़ आवर मिलेंगे ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी जमा मुस्लिम लीग नून बराबर है आधे से ज्यादा पाकिस्तान। नवाज जरदारी मुलाकात ने वाज़े पैगाम दे दिया है, कानून पर अमल होगा, जिसने जो करना है कर ले। कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए या ठट्ठा में, हम 138 साल बाद भी तय न कर सके। कायद-ए-आज़म के अफकार पर अमल जरूरी है या जाए पैदाइश पर बहस? जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ पर और उनके गिर्द कानून अपना हिसार बनाए हुए है। ना चाहते हुए भी उनकी मदद करना बाज़ हल्कों और इदारों की मजबूरी है। अगरचे बराह रास्त किसी इदारे की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत नहीं की जा रही, लेकिन दरपर्दा मामलात की संगीनी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों को आज इकट्ठे बैठ कर खुले अंदाज में यह पैगाम देना पड़ा कि कानून पर ही अमल होगा, जिसने जो करना है वो कर ले।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करने पहुंचे तो बिलावल हाउस के तर्जुमान ने बेदरक ये बयान दे दिया कि ऐसी मुलाकातों का एजेंडा जो भी हो, लेकिन ऐसी मुलाकातों से जो पैगाम जाता है वो अहम होता है। लिहाजा आज की मुलाकात गैर जमहूरी कुव्वतों को एक पैगाम था, एक पैगाम देना मकसूद था जो दे दिया गया है। पैगाम जिनके लिए था उन्होंने इस मुलाकात के जरिए मिलने वाले पैगाम का तर्जुमा क्या किया है फिल वक्त कुछ नहीं कह सकते। नवाज शरीफ सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को आइन के पैमानों पर से बाहर नहीं देखना चाहते। रही पीपल्स पार्टी जिसके शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने बहुत दिनों पहले ही मियां नवाज शरीफ को खुलेआम पैगाम में एक थपकी दे दी थी। जरा मुलाहिजा की। बिल्ला आके हमेशा दूध पी जाता है। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। आज एक बिल्ला फंसा हुआ है और वो पंजे नोच रहा है। अब आया है बिल्ला तो कानून पूछेगा उससे। दूसरे लफ्जों में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ साहब को साफ साफ कह रहे थे कि वो हर हाल में हुकूमत के साथ हैं। अगर रियाजी के इल्म का कुलिया हालिया मुलाकात और नवाज जरदारी अंडरस्टैंडिंग पर लगाया जाए तो बात क्यों बनती है कि पीपल्स पार्टी जमा मुस्लिम लीग नून मसावी आधे से ज्यादा पाकिस्तान, बल्कि 85% पाकिस्तान, यानी एक तरफ आधे से ज्यादा पाकिस्तान की गैर मुंतखब कुव्वतों और गैर जमहूरी इदारों और उनके हम ख्याल सियासी गिरोहों को पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का पैगाम दे रहा है। इस मुलाकात के बाद बगैर ढके छुपे अल्फाज के पीपल्स पार्टी के रहनुमा और आसिफ अली जरदारी के वफ्द के रुकन जनाब सेनेटर रजा रब्बानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर निजाम को खतरा हुआ तो पीपल्स पार्टी जमहूरी कुव्वतों और हुकूमत के साथ खड़ी होगी। पीपल्स पार्टी ने बड़े वाज़े और दो टोक अल्फाज में कहा है कि हम जमहूरी अमल को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वफाक पाकिस्तान की अब बका वो सिर्फ और सिर्फ जमहूरी अमल और आइन की बालादस्ती में है। अगर कभी भी कोई ऐसा वक्त आया तो हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ खड़े हुए हों। जिस मुलाकात का अहवाल रजा रब्बानी सुना रहे थे वो मुलाकात दो हिस्सों में हुई। मुलाकात का एक हिस्सा वफूद के साथ था और मुलाकात का दूसरा हिस्सा 1-on-1 था। मुलाकात का बयान क्या किया गया, बयान जो था वो जो किया गया एजेंडा तालिबान से मुज़ाकरात, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल, NFC अवार्ड में सिंध का हिस्सा, कराची ऑपरेशन और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल था। इस मुलाकात के नताइज दूर रस होंगे। आसिफ जरदारी तन्हाई में नवाज शरीफ को बच के चलने का मशवरा दे गए हैं या डट जाने का कह गए हैं। आइंदा चंद रोज में हुकूमती इक़दामात से इसका पता चल जाएगा। फिल वक्त नवाज जरदारी मुलाकात की धूम भी है और गूंज भी। जिनके लिए मुलाकात का एहतिमाम था वो इस मुलाकात के जरिए दिए जाने वाले पैगाम का क्या मतलब अखज़ कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं मुल्क के मारूफ तज्जियाकार जनाब शहजाद चौधरी, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हैं। शहजाद चौधरी साहब, रजा रब्बानी साहब ने यह कहा कि गैर जमहूरी कुव्वतों ने अगर कुछ कदम उठाया तो हम जमहूरियत का साथ देंगे, मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे, नवाज शरीफ का साथ देंगे। आपको लगता है ऐसे कोई खतरात थे इस मुलाकात से पहले? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हफ्ता पहले तो मामलात काफ़ी टेंशन में थे, लेकिन उसके बाद से जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि उसके बाद हालात को और ख़राब नहीं होने दिया गया और दोनों अतराफ से खामोशी इस चीज़ का अच्छा मज़हर है और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। मेरे ख्याल में कल जो कैबिनेट कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग कॉल हुई है उसके अंदर भी मुलाकात होगी मिलिट्री लीडरशिप के साथ प्राइम मिनिस्टर की, और प्राइम मिनिस्टर चूँकि मुल्क में नहीं थे तो उनके आने के बाद अभी ये पहली मुलाकात होगी। 3-4 दिन के बाद एक और जगह पे मुलाकात होगी। तो मुझे लगता है कि यूँ इस तरीके से मामलात आसानी की तरफ आसानी से हल हो जाएंगे और वो जो टेंशन थी अब वो टेंशन माजी का हिस्सा बन जाएगी। याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तानी अफवाज और हुकूमत के दरमियान बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी। कई लोग बर्मन, मेमो गेट, इस किस्म की, फिर ये उसामा बिन लादेन के बाद का मामला गो कि वो सबके लिए इकट्ठा था। फिर उसके बाद स्टेट विद इन स्टेट प्राइम मिनिस्टर की जो एक स्टेटमेंट थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, ये वो तमाम मौके ऐसे थे जो मुश्किल थे।
इन मुश्किल मौक़ों को बड़े खुश असलूबी के साथ, समझदारी के साथ, एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मुल्क के बड़े उसके अंदर बहबूद की खातिर और बेहतरी की खातिर उनको सुलझाया गया। तो मुझे लगता है कि आज की मुलाकात में भी जरदारी साहब ने इसी किस्म का मशवरा दिया होगा। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जरदारी साहब अगर आज हुकूमत में होते, इन द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, तो शायद वो मामलात को इस लेवल तक कभी जाने ही ना देते। वो बहुत हिकमत के साथ चलने वाले इंसान हैं। उन्होंने बावजूद उन तमाम मुश्किलात के जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तानी अफवाज की हिस्टोरिकली एक ऐसी रिलेशनशिप है बदकिस्मती से जिसके अंदर के कोई ना कोई मसला रहा है हमेशा, उसके बावजूद एक बहुत एहसन तरीके से आज लगता है कि अपना वक्त निभाया है। तो मेरा ख्याल है कि उनको क्रेडिट जाता है, और अगर उनकी एक नेक तमन्ना और एक सिंसियर एडवाइस होगी तो प्राइम मिनिस्टर को यही होगी कि इस मामले को आराम के साथ, सुकून के साथ, बगैर कुछ और फेदर्स को रफल किए हुए इसको हल किया जाना चाहिए और इसको मामले को आगे ले जाना चाहिए। याद रखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान PMLN के वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। वो पूरे पाकिस्तान को ओन करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान को इस कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के साथ ओन कर, इसलिए उनकी जिम्मेदारी एक बड़े बुजुर्ग वाली, एक फादर फिगर वाली है, और मुझे यकीन है कि वो अपनी जगह के ऊपर बैठते हुए इस मामले को खुश असलूबी से हल करेंगे। इस मुलाकात का परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल पर कोई फर्क पड़ेगा? हरगिज़ नहीं पड़ना चाहिए, हरगिज़ नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही मेरा ख्याल है कि फ़ौज चाहेगी कि किसी भी शक्ल के अंदर कोई ऐसा अंदिया, कोई ऐसा इजहार, कोई ऐसा इंडिकेशन, जो सिंबल जो कि ये इंडिकेट करे कि फ़ौज मुशर्रफ के पीछे खड़ी है या उनका ट्रायल नहीं होने देना चाहती, हरगिज़ ना अब तक नज़र आया और ना ही आइंदा कभी नज़र आएगा। देखिए, मुशर्रफ साहब इस कौम का वकार, इस फ़ौज का वकार नहीं है। इस फ़ौज का वकार जनरल राहील शरीफ हैं, और वो तमाम फ़ौजी और अफसर हैं जो कि इस वक्त लाइन ऑफ ड्यूटी के अंदर खड़े अपनी शहादतें दे रहे हैं और अपनी ड्यूटी पे इस वक्त खड़े हैं और यूनिफॉर्म के अंदर हैं। ना मैं, ना जनरल मुशर्रफ या वो तमाम रिटायर्ड अफसरान जो कि अपना वक्त गुजार चुके, अब वो इस फ़ौज का वकार नहीं है। इसलिए जब तक हम इन दो चीज़ों को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और समझ नहीं पाएंगे और इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, ये जो कन्फ्लिक्शन हम करते हैं मुशर्रफ साहब की फ़ौज के साथ, ये इंटायरली गलत है। ना फ़ौज ने आज तक ऐसा अंदिया दिया, ना इजहार किया, ना ही आइंदा कभी देगी। और हमें ये देखना चाहिए वो कौन से अवामिल हैं जो कि फ़ौज के ऊपर असरअंदाज होते हैं, वो किस तरीके से महसूस करते हैं कि हमारी डिग्निटी या क्रेडिबिलिटी को हिट किया जा रहा है। उन चीज़ों का ख्याल रखें। मुशर्रफ का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और वो जो जिस किस्म की बातें की गई इंडाइटमेंट के बाद, वो बदकिस्मती सियासी थी जिनका असर गलत गया, और मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्दी हल कर लिया जाएगा। फरदुल्लाह बाबर साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों के लिए पैगाम था। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए जैसे ही मुलाकात थी, इसमें कोई हकीकत है? देखिए, मैं तो इस ऐसी चीज़ों में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता। फरदुल्लाह बाबर साहब बहुत रिस्पेक्टेड आदमी हैं, रज़ा रब्बानी साहब बहुत रिस्पेक्टेड आदमी हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक बहुत रिस्पेक्टेड आदमी हैं, ख्वाजा आसिफ बहुत रिस्पेक्टेड आदमी हैं। इसलिए मैं किसी किस्म की, देखिए कुछ लोग हैं जो कि वाकई मिलिट्री के किसी भी दौर के अंदर मुश्किल देखी, कमिटेड हैं कि नहीं यार मिलिट्री का दौर नहीं आना चाहिए, तो उनको, लेकिन क्या कहाँ ख्याल किधर करने की ज़रूरत है। जब उनको अपनी आवाज़ उठाने का हक है, लेकिन उनको अपनी आवाज़ के अंदर सिर्फ ये ख्याल रखना है कि हम अपनी इस आवाज़ की खातिर, अपने इस इंटरेस्ट की खातिर, देखिए हम में से कौन नहीं दुखा होगा किसी के कदम से, किसी के इकदाम से, लेकिन क्या हम वो ज़ुबान इस्तेमाल करें जो मेरे मुल्क को के ख़िलाफ़ हो, जो उसको नुकसान पहुँचाए? ना मेरे से कभी ऐसी आवाज़ निकलेगी, ना किसी और रिटायर्ड आदमी के निकलेगी, ना किसी ब्यूरोक्रेट से निकलेगी। सबको शिकायत हो सकती हैं, शायद उनसे भी बड़ी शिकायत होंगी, लेकिन अपनी कमिटमेंट, अपना तरीका, अपनी बातचीत का अंदाज़ हम वहाँ पे रखें जहाँ पर इस मुल्क को नुकसान ना पहुँचे। 15 साल लिए हमने 1999 से यहाँ पहुँचने में, हम 15 साल पीछे नहीं जाना चाहते। अब जो गए तो फिर बहुत ख़तरनाक होगा, और खुदा न खास्ता इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो दाव पे लग जाएगा। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, आपने हमें वक्त दिया। गैर जमहूरी क़ुव्वतों की जो बात की गई उसके बारे में शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे कि टेंशन जो है वो पहले ही ख़त्म हो गई थी। बहरहाल ये मुलाकात बहुत आम थी और इसमें अच्छे ही मशवरे दिए होंगे आसिफ जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को। हम शुरू से ये पढ़ते आए हैं कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश कराची में हुई, मगर सिंध के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को ये पता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश ठट्ठा के इलाके झरक में हुई। दुरुस्त क्या है कुछ पता नहीं। कल सिंध असम्बली में भी हकीकत जानने की जुस्तजू थी।
MQM के सईद सरदार अहमद अपने साथ एक सर्टिफिकेट लाए थे जिसके मुताबिक कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए। सरदार अहमद ने कायद आजम की 25 अगस्त 1947 की तकरीर का हवाला भी दिया जिसमें कायद आजम ने कहा था कि वो कराची में पैदा हुए। सरदार अहमद का मौक़िफ़ था कायद आजम के इकरार के बाद तारीखी रिकॉर्ड में दुरुस्तगी कर लेनी चाहिए, मगर सीनियर सूबाई वज़ीर निसार खोड़ो का मौक़िफ़ फिर भी यही था कि ये तारीखी रिकॉर्ड है कि मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश झरक में हुई थी। निसार खोड़ो की तजवीज़ के ऐवान की एक कमेटी बनाई जाए जो रिकॉर्ड का जायजा लेकर बताए कि कायद आजम की पैदाइश कहाँ हुई। इससे सैयद सरदार अहमद ने इत्तेफाक नहीं किया। यूं ये बहस 138 साल बाद भी किसी नुक्ते पर पहुंचे बगैर आर्जी तौर पर मुअक्कर हो गई है। बानी पाकिस्तान की जाए पैदाइश के तयन न होने को अलमिया के सिवा और क्या नाम दिया जा सकता है। इस लायानी बहस को देखकर बगदाद की बहसें याद आती हैं, जबकि हलाकू खान बगदाद की ईंट से ईंट बजाने के लिए आ रहा था। बगदाद के दरबार में लाहासिल मजहबी मामलात पर गर्मा गर्म बहसें चल रही थी। यही सूरत हाल सिंध असम्बली में है कि निफाक तो कुछ तो हो, कराची को बदअमनी का मर्ज लाक है, थर में कहत का शोर अलग पड़ा है, गवर्नेंस पर अलहदा से सवाल उठाए जा रहे हैं और अरकान सिंध असम्बली कायद आजम की जाए पैदाइश पर लाहासिल बहस में उलझे हैं। कायद आजम कराची में पैदा हुए या ठट्ठा में, इससे सिंध को क्या फर्क पड़ता है? क्या यह बहस जरूरी है? कायद आजम कहां पैदा हुए या फिर कायद आजम के अफकार पर अमल जरूरी है? इसी पर बात होगी। हमारे साथ है सिंध की सूबाई वजीर सकाफत शर्मिला फारूकी। शर्मिला फारूकी साहिबा, 138 साल बाद भी हम ये फैसला नहीं कर सके कायद आजम कहां पैदा हुए, कराची या ठट्ठा में, क्यों? जी शुक्रिया उसामा। देखिए, पहली बात तो ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो पर्सनैलिटी है और जो पाकिस्तान के हवाले से उनकी कुर्बानियाँ हैं, बाबा कौम हैं, बानी पाकिस्तान हैं, मैं समझती हूँ कि किसी किस्म की कोई भी मुतनाज़ा गुफ्तगू उनकी ज़िंदगी के हवाले से या उनकी पैदाइश की जगह के मैं गैर ज़रूरी समझती हूँ। और आज इतने सालों बाद ये डिस्कशन ज़ेर गौर आना भी नहीं चाहिए। देखिए, रेलेवेंट ये बात नहीं है कि वो उनकी पैदाइश कराची की थी या झिर की थी, क्योंकि इन दोनों जगह के अंदर ही डिस्कशन रहता है। मुख्तलिफ ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जिनका इशारा झिर की तरफ है, किसी का इशारा कराची की तरफ है। ये भी कहा जाता है कि पहले इस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की पैदाइश, उस वक्त झिर जो है वो कराची का ही एक टाउन का हिस्सा था। बहुत सारी बातें, लेकिन ये आज के हालात मामलात में ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि हम इसको डिस्कशन के अंदर लाएं या हम इसके ऊपर बैठ के हर बार असेंबली में खड़े होकर इसके ऊपर गुफ्तगू करें। पिछले दिनों भी असेंबली के अंदर ये बात आई और न जाने क्यों ये बात बार बार लाई जा रही है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, वो शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान हमें दिया और जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी इस पाकिस्तान को बनाने के लिए, उस पर्सनालिटी के बारे में मुतनाज़ा गुफ्तगू करना भी मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। लेकिन ये भी तो अजीब बात है कि पूरे पाकिस्तान में बताया जा रहा है कायद आज़म कराची में पैदा हुए और सिंध में पढ़ाया जा रहा है कि वो ठट्ठा में पैदा हुए, तो इत्तेफाक ही नहीं हो सकता या ये कह दिया जाए कि इख्तलाफ है, दोनों जगहों का बच्चों को बता दिया जाए ताकि इख्तलाफ तो खत्म हो। देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं और ख़ास तौर पे डॉक्टर एन ए बलोच इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं। और कुछ रोज़ कबल ही हैदराबाद के जब मैं सेमिनार के अंदर मौजूद थी तो एक रिसर्च पेपर बड़ी तफसील से वहाँ दिया गया और उसके अंदर यही जिक्र था और बाकायदा क्रोनोलॉजिकली बताया गया कि किस तरीके से जो कराची का घर वज़ीर मैंशन वो ख़रीदा गया, उनके वालिद साहब ने ख़रीदा और ये तासुर दिया गया। और उस रिसर्च पेपर का जो ख़दोखाल था वो ये था कि उनकी पैदाइश झिर के अंदर हुई है। अब बात यह है कि मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स को इकट्ठा करके और मैं समझती हूँ कि एक बार ऐसे इंटेलेक्चुअल्स बैठ जाएं जो वाकई तारीख़ को जानते हों और वो एक फ़ैसला कर लें ताकि किसी किस्म का आइंदा कोई उबहम ना हो। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम आज की जनरेशन और न्यू स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो अगर उनसे कोई पूछे और आज के माहौल में जहाँ ये गुफ्तगू और ये डिस्कशन चल रहा है कि जनाब वो कराची में पैदा हुए या झिर के अंदर पैदा हुए, तो वो उसका सवाल का जवाब क्या देंगे? नहीं, लेकिन जो मैं सवाल ये किया कि दोनों जगहों का बता दिया जाए कि मुख्तलिफ आ रहा है ताकि मामला खत्म हो, ये बहस खत्म हो जाए। देखिए, ये भी एक हल हो सकता है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि आप और मैं इसका फ़ैसला करने वाले नहीं हैं। इसके लिए तो ज़ाहिरी बात है कि इंटेलेक्चुअल्स हों और ज़ाहिरी बात है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो फैमिली के जो मेंबरान रह गए हैं उनसे भी मैं समझती हूँ कि इस हवाले से इंफॉर्मेशन मज़ीद लेने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन बात यह है कि जब आप तारीख़ की बात करते हैं और इतनी पुरानी तारीख़ की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बाय वर्ड ऑफ माउथ भी आगे चलती हैं
और उसमें हम ये कहते हैं कि जी अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस या जो तारीख़ लिखने वाले हैं और मुख्तलिफ तारीख़ लिखने वालों का हवाला देते हैं कि जी इसने ये कहा और उसने ये कहा, लेकिन किसी तरीके से भी मैं समझती हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हवाले से किसी भी उनकी ज़िंदगी के पहलू के हवाले कायद-ए-आज़म की शख्सियत को मुताज़ा नहीं बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब, वज़ीर सक़ाफ़त, आपने हमें वक्त दिया। बहरहाल कायद-ए-आज़म की जाए पैदाइश का तनाज़ा फ़िलहाल हल होता नज़र नहीं आ रहा। न्यूज़ आर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रत और औलाद के गम से महफूज रखें। अल्लाह।